ना जा कहीं अब न जा नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम मेरे प्यारे लिसनर्स को। रफ्तारी रुचिका का प्यार भरा वेलकम है जी उसी शो में जिसका नाम है क्या, फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ, जो कि आता है बुधवार शाम को 7 बजे। और मैं लेकर आती हूँ आपके पास बहुत सारी फिल्म्स, उनके बहुत ही बेहतरीन चमकते सितारे और उनकी मधुर मधुर आवाज में डायलॉग्स और हमारे संगीतकारों से सजाए गए गाने। तो आज बुधवार शाम को 7 बजे रफ्तारी रुचिका जो फिल्म आपके लिए लेकर आई है उसका नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त, क्योंकि ये मंथ हमारा धर्मेंद्र स्पेशल मंथ चल रहा है, तो हम इस मूवी को कैसे भूल सकते हैं। शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र से सजी इस मूवी के गाने हैं कोई दोस्तों, वाह जी वाह वाह वाह, इतने मधुर गाने और धर्मेंद्र इतने हैंडसम लग रहे हैं इसमें और उतनी ही प्यारी लग रही हैं शर्मिला टैगोर। तो ये दोनों प्यारे प्यारे कलाकारों से सजी इस फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त। ये फिल्म डायरेक्ट की थी अमर कुमार ने, प्रोड्यूस की थी केवल कुमार ने, इसको लिखा था राजेंद्र सिंह बेदी ने, अमर कुमार ने और निर्मल कुमारी जी ने। इसका म्यूजिक दिया था, बहुत ही प्यारा रोमांटिक म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। इसकी रिलीजिंग ईयर है 1968 और इसके दिग्गज कलाकारों में हैं धर्मेंद्र जो बने हैं सुनील, शर्मिला टैगोर जो बनी है अनीता, रहमान जो बने हैं अजीत, मुमताज जो बनी है मीना और ओम प्रकाश जो बने हैं ढंड। ढंड वो इंसान है इस फिल्म में जिसके पास न्यूज ही न्यूज होती है, यानी कि खबर, अखबार की तरह ये इधर की खबरें उधर पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त की कहानी विद रफ्तारी रुचिका। कहानी शुरू होती है सुनील के पिता सुनील के साथ रास्ते में जा रहे हैं और उन्हें एक गाड़ी आके टक्कर मार देती है और सुनील के पिता मर जाते हैं। दरअसल ये टक्कर जानबूझ के मारी गई थी, सुनील के पिता के पार्टनर ने उन्हें मारने की कोशिश की थी और उस पार्टनर को जेल हो जाती है। वो पार्टनर अपना सारा कारोबार अजीत को सौंपकर और अपनी बेटी अनीता की जिम्मेदारी उसको सौंपकर खुद खुशी खुशी जेल चले जाते हैं। अब सुनील अपनी माँ को लेकर दूसरे शहर वहां से आ जाता है। सुनील एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब करता है और बहुत खुश है, और यहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड है ढंड यानी ओम प्रकाश। सुनील, सुनील सुना तुमने, हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी पप्पो, वो एक सिख बॉय के साथ भाग गई है। ये खबर सुनते ही लड़की की माँ ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने आकर उसके बाप को पकड़ लिया है। वो ये समझती है कि इसने लड़की का बहाना करके अपनी बीवी का बोलो नाम कर दिया है और बुढ़ापे में लोग बीवी से तंग आ जाते हैं। सारे मोहल्ले में दहशत फैली हुई है, लोग घर छोड़ कर भाग रहे हैं। और ये बस ढंड साहब, मैं समझ गया। क्या समझ गया? यही कि ढंड साहब ने किसी लड़की को सड़क के किनारे एक सरदार लड़के के साथ बातें करते हुए देख लिया और बस। लीजिए ये जरा बैलेंस शीट को छोटा कर। सुनील को उसके बॉस एक जिम्मेदारी देते हैं कि इस ऑफिस की एक वॉल के लिए एक पेंटिंग चाहिए। तो सुनील अपने दोस्त भारती के पास आता है और यहाँ देखता है कि एक लड़की जो कि गरीबों वाले कपड़े पहनकर मॉडलिंग कर रही है और फोटो बनवा रही है, और वो होती है शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि धर्मेंद्र उन्हें देखते रह जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अनीता। अनीता? गरीब लोग भी ऐसा नाम रखते हैं? जी हाँ, वो भी चाहते हैं ना कि एक दिन अमीर बन जाए, उनके पास भी धन दौलत हो। मुड़कर देखे तो पैसे ही पैसे। ये क्या? ऐसी ही एक मामूली सी भेंट। जी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं दे रहा हूँ, नहीं लोगी तो मुझे दुख होगा। मैं नहीं जानती कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन भारती जी। भारती को बताने की क्या बात है, ये तो हमारा आपस का मामला है। क्या हुआ? ड्रामा।
तुम तो मुझे सिटिंग का देते कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा दोस्त मेरी गरीबी पे तरस खाकर ये 5 का नोट दे गया। तो तुम लौटा देते हैं। क्यों? ये पहला तोहफा है जो किसी ने मुझे मेरे ही कारण दिया है। बाकी तो सब मेरे पैसे की पूजा करते हैं। कौन है ये? सुनील। बहुत दिलचस्प आदमी है, इसे तो मिलना चाहिए, जानना चाहिए इसे। क्या जानोगे इसके बारे में? चोपड़ा एंड कंपनी में काम करता है। चोपड़ा एंड कंपनी? लेकिन उसे मत बताना मैं कौन हूँ। क्या मतलब? तुम उससे मिलने जाओगे? क्यों नहीं, जरा मजा रहेगा, थोड़ा और बनाऊंगी उसे। क्या बात करती हो अन्नो? सुनील एक सीरियस लड़का है। वो होगा, मैं तो नहीं। कुछ देर ये खेल चली जाए, ये खेल। तो ये गलत फहमी हो जाती है सुनील को, जिससे अनीता दूर ही नहीं करना चाहती। यानी अनीता एक करोड़पति बाप की बेटी है और दुनिया जहान के लड़के उस पे मरते हैं, लेकिन ये बात वो सुनील को नहीं बताना चाहती। थोड़े दिन के बाद अनीता वहाँ फिर से अपनी पेंटिंग लेने आती है और यहाँ भारती उसे अनीता के लिए आया हुआ सुनील का एक तोहफा देता है, जिसमें एक साड़ी होती है। बहुत महंगी साड़ी नहीं, पर बहुत खूबसूरत साड़ी। अनीता को सुनील का ये उसके प्रति लगाव बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि दुनिया जहान के लड़के उसकी अमीरी के लिए तरसते हैं, इसीलिए उससे प्यार करने का नाटक करते हैं। और यहाँ सुनील उसे एक गरीब लड़की समझ के उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। अब वो साड़ी पहन के वो सड़क पे निकलती है और अचानक उसे सुनील मिल जाता है। अनीता, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। सब यही कहते हैं, लेकिन हर कोई मुझसे खेलना चाहता है। शादी की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। नहीं, मैं आपके बात थोड़ी कर रही थी। आप नहीं होते हैं तो मुझे और डराने लगता है। मैं सिर्फ गरीब ही नहीं, अनाथ भी हूँ। माँ ना बाप। आपके माँ बाप आपको शादी के लिए नहीं कहते हैं? अनीता, मेरे पिताजी तो है नहीं, छोटी बहन और माँ है। 24 घंटे शादी के लिए मेरी जान खैर है। माँ मेरी शादी किसी अमीर घर में करना चाहती, लेकिन मैं ये किसी कीमत पर करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? मुझे अमीर लोगों से बेहद नफरत है। बाप रे, आखिर ऐसी क्या बात है? कुछ ऐसी ही बात। मैं शादी करूंगा तो किसी गरीब लड़की से करूंगा। देखी है कोई? देख रहा हूँ। आप बड़े वो हैं। अब मैं चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। घर? नहीं, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, फिर कोई घर हो मेरा। मैं तो ऐसे ही किसी के यहाँ पड़ी हूँ। मैं आपको ऐसी जगह नहीं ले जाऊंगी जब बिठा भी न सकूं। अच्छा। ये बहाना बनाकर और अगली बार मिलने का वादा करके अनीता वहाँ से चली जाती है। अब इनकी मुलाकातें रोज रोज शुरू हो जाती हैं। अनीता, तुम यहाँ? मैं तो भारती के यहाँ जा रही थी। आप? मैं एक दोस्त के घर से आ रहा हूँ। तो फिर यहाँ कैसे चले आए? ये तुम अपने आप से पूछो। क्या मतलब? मतलब ये कि ये पाँव भी अजीब चीज होते हैं, जहाँ एक बार जाते हैं फिर अपने आप जाने लगते हैं। चलो ना थोड़ी देर बैठ। चलिए। सुनील, आज मैं बहुत देर तक नहीं रह सकूंगी। क्यों अनीता? जल्दी घर जाना है। ऐसी भी क्या जल्दी? क्या करूं, दुनिया वालों से डर लगता है। कोई गरीब भी ना हो, भगवान करे। गरीब? अनीता, तुम कितने अमीर हो ये मैं जानता हूँ। मैं? हाँ, सचमुच तुम बहुत अमीर हो। जिसे तुम अपनी गरीबी कहती हो ना, यही तुम्हारी खूबसूरती है, तुम्हारा हुस्न है। अनीता, अनीता, मेरी हो सकोगी ना? सुनील, लेकिन सुनील, एक बात तो बता, तुम्हें अमीर लोगों से इतनी नफरत क्यों है? कोई बात? चलो मैं तुम्हें घर छोड़। नहीं सुनील, मैं चली जाऊंगी। मेरा जी चाहता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ कर आऊं। चल। सुनील, भगवान के लिए मैं आप ही चली जाऊंगी। मेरा कोई घर ना घाट। शुरू से झगड़े? मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चलो मैं छोड़ दूं। सुनील।
अब आज वो सुनील का आग्रह मोड़ नहीं सकती और सुनील उसके साथ उसके घर आ गया है। अब उसने अपने घर वालों को तो ये बता नहीं रखा कि मैं एक गरीब लड़की की एक्टिंग कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इनका चौकीदार, इनकी कूड़े वाली, इनके माली किस तरह से बिहेव करते हैं। बस अब तुम जाओ। सलाम मेम साहब। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। सुनो अनीता, तुम तो कहती थे तुम्हारे माँ बाप नहीं है। कहाँ है, ऐसे ही तो है। ये मुझे मेम साहब कहते हैं, मैं इन्हें पिताजी कहती हूँ। गरीब जानकर हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। बस इस बंगले के गैराज में पड़ी हूँ। अब तुम जाओ। तुम गैराज में रहती हो? नहीं, हाँ अब तुम जाओ ना। क्यों मुझे भेजना चाहती हो? मैं गैराज देखकर चलूंगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज मुझे बहुत देर हो गई चाची। आए है, मैं कब की चाची बन गई शानी है। क्या कह रही है ये? पंजाबन है ना, बुरा होना नहीं चाहती। कहती है मुझे भाभी कहो, मैं चाची कहती हूँ। यहाँ रहती हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास जहाँ तुम्हें बिठा सकूं। अब तुम जाओ ना। मैं भी यहीं बैठ। नहीं नहीं, इस पे बैठूं? नहीं, हाय भगवान। अच्छी तरह बैठो ना। मैम साहब, गाड़ी रख दो। रख दो? मुझसे क्या पूछते हो? मालकिन से पूछो। ये तो वही है। नहीं, बदमाश। नहीं, ये वो नहीं, वो ये नहीं। मेरी बात तो सुनो। बात ये है, सब ड्राइवर लोगों की शक्ल एक जैसी होती है। मालकिन। ये है सुनील। सुनील, ये है मालकिन। इन्हीं का नेकलेस मैंने उस दिन पहना था। आइए ना, अंदर चलकर बैठिए। जी नहीं, शुक्रिया। मालकिन बहुत अच्छी हैं। सब अमीर लोग एक जैसे नहीं होते। चलो ना। नहीं, मैं फिर कभी आऊंगा। सुनील यहाँ से चला तो जाता है, लेकिन रास्ते में उसे ठंड जी देख लेते हैं और घर आके वो माँ को क्या क्या नहीं बताते। दूसरी तरफ अजीत जो है, उसने मीना को एक्चुअल में हायर किया हुआ है ताकि वो अनीता की सारी खबरें अजीत को दे। दरअसल अजीत की नज़र उसकी दौलत पे ही नहीं, उस पे भी है, जबकि उससे वो काफी साल बड़ा है। ये पता चलते ही कि मीना गद्दार है, उसे विश्वास नहीं होता और अनीता सीधा आती है मीना के पास। मीनू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रही। झूठी कहेंगे, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता वो कैसे बोर हो सकता है? मैं किसके लिए जीती हूँ? मेरे लिए। मैं कितनी अकेली थी, कितनी उदास, जबकि अजीत ने तुम्हें मुझसे मिलवा दिया। उसका मिलवा देना इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना तुम्हारा मान लेना। ये क्या कह रही हो अन्नू? उल्टा तुमने मुझ पर मेहरबानी की, मुझे अपने घर, अपने दिल में जगह दी। नहीं मीना, तुम नहीं जानती देना कितना आसान है और लेना कितना मुश्किल। देखो ना, मैंने जो तुम्हारी देखभाल की, कपड़े दिए, जेवर दिए, तुमने खुशी से ले लिए। ये तुम्हारा कितना बड़ा एहसान है मुझ पर, कितनी बड़ी देन है तुम्हारी। अन्नू। हाँ, अजीत मेरा मैनेजर है ना, उसे मेरी हर बात का पता होना चाहिए, पर उसकी भी मजबूरियां हैं। वो करवट करवट तो मुझे नहीं देख सकता। तुम उसे फोन पर सब कुछ बता देती हो और सब कितना आसान हो जाता है मेरे लिए। इन सब बातों के लिए मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी। अब मैं सुनील से मिलने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ अजीत मेरे सुनील से मिलना पसंद नहीं करेगा, पर जिंदगी में आदमी जो चाहे वही हो जाए, ये भी तो मुमकिन नहीं। तुम अजीत को फोन पर खबर तो कर दो। मैं समझ गई, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे माफ कर दो ना, मुझे माफ कर दो। नहीं मीनू, ऐसा मत कहो। जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी छोटी बहन हो। मुझे ये कहकर और शर्मिंदा ना करो। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। मुझे धक्के मार कर निकाल दो। नहीं मीनू, मत रो, मत रो मीनू। अजीत, मैं उसे देख लूंगी। तस्वीर को उल्टी करने में देरी कितनी लगती है।
दोनों का प्यार सर चढ़कर बोलता है और मीना अब समझ जाती है कि उससे क्या गलती हुई थी। अब यहाँ अजीत और सुनील दोनों आ जाते हैं और मीना को अब तस्वीर का रुख बदलना है। हेलो अजीत। हेलो, अनीता कहाँ है? अंदर नहीं, बाहर है। हेलो सुनील। ये कौन है? मैंने आपको बताया नहीं, मेरे मंगेतर है, ताजा ताजा ही मंगनी हुई है। हेलो सुनील, बड़े अच्छे वक्त पर आए हो, आज ही मेरी मंगनी हुई है। कंग्रेचुलेशन। तभी तो अनीता को आने में देर हो गई। वो है मेरे मंगेतर, आओ मिलवा दो। अजीत, सुनील, मेरे मंगेतर। कांग्रेचुलेशन। अरे मेरा बैग तुम्हारा? अनीता ले गई थी। ओह, यानी कि दोनों को ही अपना मंगेतर बता के एक दूसरे की आंखों में धूल झोंक दी गई। अब सुनील यहाँ अनीता को लेके जाता है अपनी माँ से मिलवाने के लिए। माँ, ये है अनीता। जीती रहो बेटी, जीती रहो। ये मोहिनी, तुम्हारी होने वाली नाना। माँ, इसे पास कर दिया ना? मेरे लाल, तू नहीं जानता मुझे कितनी जल्दी है पोते की शादी की। अब तो मैं इसे तुम्हारे सामने डांट भी नहीं सकती। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आपका ये काम मैं कर दिया करूंगी। तो माँ और बहन को अनीता बहुत पसंद आती है। हालांकि अनीता के अंदर एक गिल्ट है कि किस तरह से सच्चाई यहाँ पे बताई जाए। अब उसे ये तरीका पता चलता है कि क्यों ना रमेश के थ्रू ये मैसेज पहुँचाया जाए। रमेश जो कि सुनील की बहन का मंगेतर है और यहाँ अनीता का बहुत अच्छा दोस्त। रमेश फॉरेन से स्टडी करके वापस आ रहा है और उधर से अनीता पहुँचती है उसे लेने के लिए और उधर से सुनील और उसकी फैमिली आती है रमेश को लेने के लिए। अरे मालकिन की बच्ची, गजब हो गया, सितम हो गया। रमेश सुनील का दोस्त निकल आया। बात तो ऐसे करे जैसे कोई फोड़ा निकल आया। कमीनी, तुझे तो हर वक्त मजाक की सुस्ती है। मैं कौन हूँ आते ही बता देगा, सब भांडा फोड़ के रख देगा। भांडा तो वैसे भी फूटने ही वाला है, तो क्यों ना रमेश से ही फुड़वाया जाए। और सुनील तो तेरे चक्कर में आ ही चुका है। हाँ, मगर किसी ढप से ना, ऐसे थोड़े ही। सच के जा, तू इसकी फिक्र मत कर, बस उसका सामान कस्टम से गोल करवा ले। चल चल, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर मीना के साथ ये डिसाइड करती है अनीता कि रमेश को सब सच बताकर सुनील को सब सच बताया जाए। यही तो मुसीबत है। किस्सा यूं हुआ, मैं एक दिन फटे पुराने पहनकर आर्टिस्ट भारती के यहाँ तस्वीर बनवा रही थी, जबकि सुनील चला आया और यूं मामला चल निकला। जब से मुझे गरीब होने की एक्टिंग करनी पड़ रही है। कहीं अच्छे कपड़ों में मिल जाओ तो कहना पड़ता है मालकिन मीना से मांगे हैं। वाह, एक दफे गरीब होकर अमीर होना बड़ा मुश्किल है। तुम्हें मजाक की सोच रही है, समझ में नहीं आता अब क्या करूं। करना क्या है, रमेश के आने की खुशी में एक पार्टी कर दो और इन्हीं से कहलवा दो। राइट। अब यहाँ पर अनीता एक पार्टी देती है जहाँ पे सब अमीर दोस्त आते हैं। अब वो सुनील को ये कह के इनवाइट करती है कि मीना की पार्टी है और आप लोगों को ज़रूर आना है। सुनील यहाँ अपनी पूरी फैमिली को लेकर आता है। हालांकि सुनील के जो बॉस हैं वो अनीता को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो वहाँ आ जाते हैं और सारी असलियत अनीता की सुनील को उनके थ्रू पता चल जाती है। सुनील जी, तुम यहाँ गए? मीना जी ने बुलाया है। अनीता की सहेली है ना, और अनीता मेरी मंगेतर है। अनीता तुम्हारी मंगेतर? जी हाँ। क्या बात कर रहे हो, ये करोड़पति लड़की? हाँ, आपको गलत फहमी हुई है सर। ये बेचारी तो एक गरीब लड़की है। ये वही अनीता है जिसके हिंदुस्तान भर में स्टोर्स, लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस। मैं इसके अकाउंट ऑडिट करता हूँ। इसने तुम्हें उल्लू बनाया हो। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक है। सुनील गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अनीता उसके घर जाती है, लेकिन सुनील उसकी एक बात नहीं सुनता और उसको धक्का देके घर से निकाल देता है। अब अनीता बेचारी रोती हुई मीना के पास आती है। वही हुआ जिसे मैं डरती थी। सुनील अब कभी नहीं आएगा। हद हो गई, मैं तो समझती थी लोग गरीबी से डरते हैं, पर यहाँ तो उल्टी बात हो रही है। सत्य जाओ, मुझे नहीं सूझी है। क्या सूझी है? क्यों ना सुनील को मनाने के लिए ढंड को इस्तेमाल किया जाए। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन ढंड को कैसे मनाएंगे, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। कई मर्द लड़कियों के मामले में बड़े बेवकूफ होते हैं। अरे गले तो लग जाओ। अब मीना सीधा आती है धंड के पास उसको पटाने के लिए। ना 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 ना, अपने लिए नहीं,
बल्कि अनीता और सुनील के लिए। अच्छा धन चाचा, हाँ। मैं खास काम के लिए आई हूँ। इस वक्त मैं तुम्हारा कोई भी काम कर सकता हूँ। मेरा नहीं, अनीता का काम है। तुम तो जानते हो कि वो सुनील को कितना प्यार करती है, लेकिन इतनी सी बात पर सुनील नाराज हो गया कि वो अमीर लड़की है। कुछ ऐसा काम करो कि वो 7 ताले तोड़ 7 समंदर फान उसके पास चलाए। अजी आएगा, अजी जरूर आएगा, उसका बाप भी आएगा कल सवेरे ही। लो वो कैसे? ये सब बातें मुझ पर छोड़ दो। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच चाचा। ओके, बाय बाय। बाय बाय। अब धंड के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अखबार में ये न्यूज़ दे देता है कि करोड़पति लड़की अनीता की मंगनी है सुनील के साथ। अब सुनील इस अखबार को देखकर बहुत नाराज होता है। जी जी हाँ, बहुत बड़े घर का लड़का है, दिल का बहुत अमीर है। क्या मजाक है ये? किसने छुपाई है ये खबर? हद हो गई, हम खुद आपसे पूछने आ रहे थे। किसी लड़की की इज्जत से खेलना कोई मजाक है क्या? कोई मजाक है क्या? क्या मतलब? ये आप लोगों ने नहीं छुपाई? अगर हमें छुपाना होता तो पहले आपसे पूछते, फिर ढोल बजा के करते। चोरों की तरह करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? ये जरूर आप लोगों में से किसी का काम है। हम लोगों में से? समझा, ये यकीनन उस लाउड स्पीकर के बेटे ढंड की शरारत है। अब क्या होगा मीनू? सब सत्यानाश हो गया। हमने इतनी बड़ी पार्टी कर रखी है, इतने सारे लोगों को बुला रखा है। अगर उसमें सुनील नहीं आया तो उससे जाकर कहो जिसने गड़बड़ की है, ढंड। अब सबको चकमा दे तो दिया और पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर ली। अब डर ये है कि सुनील पार्टी में आएगा कैसे। ये ड्यूटी सौंपी जाती है ढंड को। ढंड उसे वहाँ पर बहाने से लेकर आता है और सुनील यहाँ हर एक को देखकर अपनी माँ को, अपनी बहन को बड़ा परेशान होता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अब सुनील उससे पूछता है कि जिस लड़के को हम तुम्हारी बेटी के लिए देखने आए हैं वो लड़का कहाँ है। और अब बारी आती है सच्चाई जानने की। भाइयों और बहनों, जो गाड़ी बहुत देर से प्लेटफार्म पर खड़ी थी, जिसकी वजह से सारे शहर का ट्रैफिक रुका पड़ा था, आज उसका इंजन आ गया है। यानी आज आप लोगों के सामने इनकी कपलिंग यानी कि सगाई की रस्म अदा होगी। जबरदस्ती की सगाई करके सुनील को बहुत नाराज कर देते हैं लोग। अब सुनील ये कसम खाता है कि अब मैं दिखाता हूँ इनको कि जबरदस्ती की सगाई करना क्या होता है। उसी दिन शाम को एक पार्टी होती है अनीता के घर, क्योंकि वो बहुत अमीर है तो ऑब्वियसली उसके घर पे बिजनेस पार्टीज होती रहती हैं। और सुनील यहाँ पे आके तमाशा दिखाता है। कमीना, मरते मर गया, उड़ना नहीं छोड़ा। We had enough of this, Joker. तो क्या तुम दोनों खा जाना चाहते हो? सुनील, भाई उसको क्यों नहीं समझाती तुम? I'm sorry, I'm asleep. Nonsense. जाने दो ना सबको, हम दोनों खाएंगे। तुम टमाटर खाओ, मैं मुर्गी खाऊंगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ मेम साहब, ये तो ड्रामे का पहला एक्ट है। जरा ड्रॉप सीन देखिएगा। अनीता की यहाँ उसके फॉरेन क्लाइंट्स के सामने काफ़ी बेइज्जती हो जाती है। अब अगले दिन भी सुनील ऐसा ही कुछ करता है। अपने टपोरी दोस्तों को अनीता के घर लाके खूब तमाशा करता है। सुनील दारू पी के या दारू पीने की एक्टिंग करता है और उसके दोस्त वहाँ पे बहुत तमाशा करते हैं। अब अनीता खुद से बहुत ज़्यादा परेशान होकर मीनू से बात करती है। मेरा दोष है, मैंने इस आदमी को मुंह लगाया। नहीं, ये बात नहीं है। अगर तुम उसके साथ गरीबी का नाटक न रचाती तो वो ये सब न करता। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम उससे पहले पहल मिली थी तब उसने कोई जंगली पने की बात की नहीं, और जब तुम उसके साथ घूमती फिरती थी तब नहीं। तो फिर साफ जाहिर है वो ऐसा आदमी नहीं है। वो नाटक का जवाब नाटक से दे रहा है, तुमसे बदला ले रहा है, इसलिए कि ना सिर्फ तुमने उसके साथ गरीबी का ढोंग रचाया बल्कि मंगनी करने से पहले उससे पूछा तक नहीं। हो सकता है मीनू, हो सकता है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब क्या होगा? इस दुनिया में ऐसी कौन सी बात है जो नहीं हो सकती? बताओ क्या हो सकती है? एक बड़ी बीमारी ही छोटी बीमारी को कुचल सकती है। मैं समझी नहीं मीनू, तुम उसे किसी तरह जेलस करो। वो कैसे? उसके सामने किसी नौजवान से हंस हंस के बातें करो, उसका हाथ पकड़ लो
उससे लिपट लिपट जाओ। लेकिन ऐसा नौजवान कौन हो सकता है? हाँ। रमेश, नहीं नहीं, तो फिर घर में बैठो और आराम करो। तो फिर मीनू, तू ही किसी तरह से। नहीं बाबा, ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब मीना ने दिया एक और आइडिया। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो रमेश को साथ मिलाती है और चल देती है घूमने के लिए। अब मीना यहाँ आती है सुनील के पास ताकि उसको थोड़ा सा जलाया जाए। आप? अनीता तो यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएगी। कहाँ जाएगी हमें छोड़कर? तो कीजिए इंतजार, पड़े रहिए चौकीदारों की तरह जिंदगी भर। क्या मतलब? मतलब आप समझते हैं अकेले आप ही अनीता की जिंदगी में? और कौन हो सकता है उसकी जिंदगी में? भला हमारे सिवा और कौन प्यार करेगा उसे? क्यों? मसलन रमेश, जो बचपन से ही उसका साथी है। तो क्या वो रमेश के साथ गई है? हाँ। रमेश के साथ क्या काम आन पड़ा उसे? काम? सत की जाऊं, दोनों जवान, दोनों खूबसूरत, एक को दूसरे की जरूरत। नामुमकिन। क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन है, ये आप नहीं जानते सुनील साहब। मैं नहीं जानती थी कि आप इतने भोले हैं। इनका नाटक सुनील समझ नहीं पाता, लेकिन इन दोनों की नजदीकियों को देखकर, अपना और अपनी बहन का घर बर्बाद होता हुआ देखकर सुनील घर आकर फट पड़ता है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। माँ, सामान बांधो। सामान बांधो? क्यों, क्या हुआ? हम यहाँ नहीं रहेंगे। छोड़ देंगे शहर। हाँ, मगर एकाएक ये सब क्यों? ये मत पूछो, बस मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला कर लिया है? क्या पागलों की सी बातें कर रहा है? अभी तेरी शादी करनी है मोहिनी और रमेश की। रमेश, माँ उसका नाम भी मेरे सामने मत लो। क्या मतलब? बस मेरी जबान मत खुबाओ। वो इंग्लैंड जाकर कितना बदल गया है, कितना गिर गया है, इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। नहीं, अपना रमेश ऐसा नहीं है। वो ऐसा ही है। इस बात का सबूत? मेरी ये आंखें, और मुझे किसी सबूत की जरूरत भी नहीं। तुम्हें ना होगी भैया, मुझे तो है ना। मैं देखे मुझे बगैर। तुम चुप रहो मोहिनी। इस घर की इज्जत, मान, मर्यादा का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरा नफा नुकसान देखना मेरा काम है। माँ, तुम सब मेरे साथ बम्बई जा रहे हो। बम्बई? सुनील, तू जानता है तू क्या कह रहा है? हाँ, जानता हूँ। लेकिन भैया। लेकिन कुछ नहीं। जो मैं कहता हूँ वही करना पड़ेगा। घर छोड़ने का फैसला लेकर वो घर छोड़ देता है। दूसरी तरफ मोहिनी यानी कि सुनील की बहन एक खत लिखती है अनीता को, जो कि उसे काफी लेट मिलता है। अब अनीता उस दौड़ी दौड़ी आती है ढंड के पास कि कहीं ढंड को कुछ पता है कि वो कहाँ गया है या वो क्यों गया है। धन भैया, सुनील। जानता हूँ गधा शहर ही छोड़ गया है। जाने कैसी मोहब्बत की है तुमने। मोहब्बत? मैंने उसकी इतनी सही और वो मेरी एक भी न सह सका। मैंने रमेश के साथ मिलकर उसे जलाने की कोशिश की और उसमें खुद जल गई। हाँ। मुझे बचाओ धन भैया। मैं कोई फायर ब्रिगेड हूँ? तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, रमेश के साथ मेरा भाई बहन का रिश्ता है। सुनील मुझे बिल्कुल गलत समझा है। ये मर्द की जात होती ही ऐसी है। अब ना जाने वो कहाँ चला गया होगा। जहाँ भी गया है तुम उसे ढूंढो, पता करो उसका। मेरा ख्याल है कि वो जरूर बम्बई गया होगा। वहीं पैदा हुआ वो, वहीं मर गया होगा। भैया, माफी चाहता हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, बम्बई हो या पाताल, मैं उसे ढूंढ कर ही लाऊंगा। मगर ये कि इसमें खर्चा ज्यादा होगा, हजारों रुपए लग जाएंगे। मैं कैसा भी हूँ, मगर आज तक मैंने बोइंग हवाई जहाज के सिवाय किसी में सफर नहीं किया, और ना ही ताजमहल होटल से कम किसी होटल में रहा हूँ। पैसे की तुम फिक्र न करो। सुनील की तुम फिक्र न करो, उसका पता मिलने से पहले मैं तुम्हें साथ दे दूंगा। जाओ फोन करना होगा उसको। मैं ऐसी क्या बात है। अनीता से पैसे लेकर धन बॉम्बे आ जाता है और सुनील के घर आ जाता है। हालांकि सुनील उसे रखने को तैयार नहीं है, लेकिन उसकी माँ और मोहिनी यानी उसकी बहन के कहने पर सुनील धन को वहीं रहने के लिए बोल देता है। हालांकि धन बहुत लंबी चौड़ी उसे गाथा सुनाता है, मेरी बेटी भाग गई है, दिस एंड दैट, तो जिसपे तरस खाकर सुनील उसको अपने घर पे रख देता है। अब सुनील रोज दोपहर में घर से निकल जाता है। धन को अब ये टेंशन है कि जाता कहाँ है, तो वो उसके दोस्त अनिल के पास आता है उससे बात करने के लिए।
आप तो जानते ही हैं सुनील मेरे बचपन का दोस्त है। मुझे जब ये पता चला कि वो बंबई में आकर एक धर्मशाला में ठहरा है, मुझे बड़ा गुस्सा आया। अरे जूता मारना था उसका। अरे मैंने खूब डांटा उसे और ये भी कहा कि बम्बई में जो इतने फ्लैट हैं, क्या मैंने पुतलियां नचाने के रखे हैं? उसमें मैंने एक फ्लैट उसे दे दिया और दूसरा क्या? दूसरे की चाबी उसी के पास। और तीसरा? जरा सुनिए तो सही। उसमें वो अकेला बैठा रहता है और किसी मिलना नहीं चाहता। देर सिगरेट पे सिगरेट, जाम पे जाम शराब पीता रहता है। वो मारा, गाड़ी लाइन पे आ गई। गाड़ी लाइन पर आ गई? देवदास। हाँ अनिल साहब, वो देवदास हो गया है और अपनी पारो अनीता को प्यार करता है, उसे याद करता है और उस पे मरता है। अब धंड यहाँ पर माँ अनीता को कॉल करके बॉम्बे बुला लेता है। हेलो धन भैया। हेलो। सुनील कैसा है? काटने को दौड़ता है, मगर तुम घबराओ नहीं, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, गाड़ी लाइन पर आ जाएगी। हाँ अनीता देखो, मैंने तुम्हारा काम तो कर दिया है, लेकिन जरा क्या? पैसे कुछ ज्यादा खर्च हो गए। कहा ना, तुम पैसों की फिक्र मत करो, जितना चाहिए ले लो। अच्छी बात है। वो अनीता जी, वो मीना जी नहीं आई? शाम के प्लेन से आएगी। जरूर आएगी ना? जरूर। लेकिन तुम क्यों पूछते हो? भाई वाह, सच के जाऊं को मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? ओह तो ये बात है। लेकिन जान भैया, वो तो तुम्हें चाचा कहती है। रोना तो इसी बात का अनीता जी। आइए। हालांकि खीर टेढ़ी है, क्योंकि सुनील के दिमाग में शक पैदा हो चुका है, जिसे दूर करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी अनीता कोशिश करती है। सुनील, मेरी बात तो सुनो सुनील, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। हट जा मेरे रास्ते। सुनील, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें पा लेने के लिए किया, पर तुम दिल्ली छोड़कर चले आए। रमेश एक भाई की तरह है मेरे लिए। भगवत, भाई बहन के रिश्ते का नाम लेते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या हो, रमेश क्या है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे यकीन करो सुनील, मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा। हट जाओ अनीता। सुनील। अनीता की बात को नकारता हुआ उसे धक्का देकर वो वहाँ से चला आता है। अब धंड उसका पीछा नहीं छोड़ता और वापस आता है उसके पास अनिल के घर, ताकि अब ये पिए ना और इसके पीने से पहले वो उसको समझा दे बात को। क्या बात है सुनील, इतना परेशान? यह समझ में नहीं आता, हर बात गलत, हर चीज चौपट, हर काम उलट, सब तुम्हारा कसूर है। तुम ये समझते हो कि इस दुनिया में तुम अकेले ही ठीक हो, बाकी सब गलत है। तुम बकबक मत करो। अरे करूंगा, आज तुम्हें मेरी सुनना ही पड़ेगी और मानना पड़ेगी। अरे क्या धन, ये ठीक है कि दंड छोटी सी बात को बड़ी बना लेता है, मगर जो बकता है उसमें दम होता है। अनीता के लिए रमेश भाई की तरह है। अगर भाई की तरह होता तो अरे ये सब बहाने से कमीने, तुम्हें जलाने और अपना बनाने के लिए। अनीता अब भी तुम्हारा नाम ले लेकर जीती है, इसीलिए उसने मुझे तुम्हारे पीछे बंबई भेजा है। बंबई भेजा? तुम तो कह रहे थे तुम्हारी लड़की रानी भाग गई। लड़की भागे तुम्हारी जब होगी। तुम अपने दिल पर हाथ रख कर कहो कि तुम अनीता से प्यार नहीं करते। बोलो बोलो। अरे मैं क्या, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम उससे प्यार करते हो, मगर मानोगे नहीं, तुमसे तो मोहिनी अच्छी है, जिसने प्यार किया और उसके लिए सब कुछ करने मरने पर तुल गई। धन, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकते। अरे मजबूरी कोई भी नहीं है, ये कहो कि तुम बुज़दिल हो। अगर मर्द हो तो जाओ अनीता रमेश से माफी मांगो, और अगर गीदड़ हो तो जाओ शराब के मटके में और उड़ाओ सिगरेट पी पी कर धुएं के बादल। कोयलों की दलाली में मुंह काला। जब से बंबई में आया हूँ सैकड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं मेरे। डंड साहब, आप रुपयों की परवाह मत कीजिए। आप चुप रहिए जी। देखिए, इसके बारे में हम आपस में बाद में बात करेंगे, हैं? धन की बातें सुनील की समझ में आ जाती हैं, लेकिन वो अपने दिमाग से परेशान है। अब वो रास्ते में जा रहा है और अनीता फिर से एक कोशिश करती है उसे मनाने की, और इस बार सुनील अब खुद को रोक नहीं पाता और अनीता के गले लग जाता है। अब तो पता चल गया मैं गंवार जंगली हूँ। मैं अब जाऊं? फिर आऊंगा ना? सच्ची हूँ। चलो मुझे छोड़कर। इन दोनों को गले मिले हुए देख अजीत जल जाता है और अब वो अनीता के पास आकर अपनी फितरत दिखा देता है। हैरान क्यों हो रही हो? कभी साया भी इंसान से जुदा हो सकता है? तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ, ये फर्ज तुम्हारे पिता ही ने मुझे सौंपा था। तुम समझती हो आज तक क्या होता रहा है मैं नहीं जानता, और मैं समझता था
कि उस लड़के सुनील के साथ तुम्हारी मुलाकातें एक बचपना है जो अपने आप खत्म हो जाएंगी। रियली? तो तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? यही कि अब तुम खुद बनने और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम मेरे हाथ में एक कठपुतली हो जिसे मैं जैसे चाहूं नचा सकता हूं, चाहूं तो बर्बाद भी कर सकता हूं। मत धमकाओ मुझे, चले जाओ यहाँ से और करो जो तुम्हारे जी चाहता है। अजीत, आज अजीत को वो करना पड़ेगा जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। आज के बाद तुम अपने आप से नफरत करने लगोगे, सुनील से मुंह छुपाती फिरोगी। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हें इतनी छूट दे रखी थी तो मुझे कुछ नहीं वसंत, जाओ तुम यहाँ। वसंत, इस घर का नमक खाया है साहब, भला चाहते हैं तो चले जाइए यहाँ से। क्या बकती हो, जाओ यहाँ से। आप भी जाइए वरना। वसंत, इनको कभी दोबारा मत आने देना। अच्छा सर। अजीत का ये पैंतरा तो फेल हो गया, वो अनीता को हासिल नहीं कर पाया। अब वो दूसरे पैंतरे आजमाता है क्योंकि वो जानता है कि सुनील के पिता का खून अनीता के पिता ने किया था। अब यहाँ कुछ गेम्स खेली जा रही हैं और उसकी माँ को वो बुलाता है, सुनील की माँ को, सब कुछ बताने के लिए। वो कुछ साफ साफ तो नहीं बताता, लेकिन इतना बता देता है कि अनीता की माँ एक अच्छे कैरेक्टर की औरत नहीं थी, जिसकी वजह से सुनील की माँ अनीता को कह देती है कि मेरे बेटे से दूर रहो क्योंकि तुम इतनी गंदी माँ की बेटी हो। मेरी माँ? वो तो मर चुकी है। जिंदा है वो, और अगर यकीन नहीं आता तो जाओ 11-20 जुहू रोड चर्च के सामने जाकर अपनी आंखों से देख लो। हालांकि अनीता को ये कभी नहीं पता था कि उसकी माँ जिंदा है। वो जाती है अपनी माँ से मिलने, लेकिन उससे पहले वहाँ अजीत आकर उसकी माँ को सब कुछ बता देता है। दोस्तों, दरअसल अनीता की माँ का जो अफेयर था वो सुनील के पिताजी के साथ था, इसीलिए अनीता के पिताजी ने सुनील के पिताजी का खून किया था। ये बात अनीता और सुनील को काफी बाद में पता चलती है। हालांकि अनीता अपनी माँ से मिलने जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे मिलने से मना कर देती है। अनीता जबरदस्ती मिलती है, लेकिन उसकी माँ उसे पहचानने तक से मना कर देती है। तो दोस्तों, यहाँ एक और ट्विस्ट है कि मीना अनीता की ही सगी बहन है और इसी माँ की बेटी है। तो तुम जिंदा हो? क्या मतलब? हाँ। अब तुम क्यों समझोगी? तुम्हारा तो कुछ गया नहीं ना। क्या बकती हो? कौन हो तुम? देखो मेरी तरफ, पहचानो कौन हूं मैं। मैं नहीं जानती, मैं नहीं पहचानती। कौन हो तुम? वही जिससे तुमने उसका दूध छीन लिया। अरे कोई है? किसने आने दिया तुम्हें अंदर? चली जाओ यहाँ से। मैं चली जाऊंगी, मगर एक सवाल का जवाब लेकर। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसने तुम्हें ऐसा जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया? कौन सा ऐसा आसमान टूट पड़ा जिससे तुमने औरत की सबसे बड़ी चीज ममता को तज दिया? लाला खान, अरे कहाँ मर गए सबके सब? क्या इन कमबख्तों को इसीलिए रखा है कि जिसे किसी भी अंदर आने दे? मैं जिसे किसे नहीं हूँ माँ, बेटी हूँ तुम्हारी। हो सकता है जिसे गले लगाने के लिए तुम्हारी बाहें तड़प रही हो। चली जाओ यहाँ से। अनीता अपनी माँ से मिलके बेबस होके वापस आ जाती है, लेकिन सुनील से रिश्ता खत्म करके जाने लगती है दिल्ली वापस। यहाँ सुनील एयरपोर्ट आके उसे रोक लेता है। क्या बात? और मैं नहीं चाहती कि तुम एक ऐसी माँ की बेटी से शादी करो जिसके कारण दुनिया तुम पर उंगलियां उठाए। सब लोग। दुनिया?
किस दुनिया की बात कर रही? रही माँ की बात, मैं मना लूंगा उसे। नहीं सुनील, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, अभी भी वक्त है। जाना चाहती हूँ। अब अजीत का ये पैंतरा तो काम नहीं किया। अब दूसरा पैंतरा अजीत आजमाता है कि सुनील की माँ को असलियत बताता है कि अनीता के बाप ने आपके पति का खून किया था। ये उनकी तस्वीर है? जी हाँ, आपके पति की बरसों पुरानी तस्वीर। जानती हैं कि उनके साथ किसकी तस्वीर है? जिसने उनको कत्ल किया था। भूल गई आप? क्या आपको यह भी याद है कि आदमी कौन था? कौन? अनीता का बाप। ये नहीं हो सकता। ये बात सुनने के बाद घर आकर सुनील की माँ फट पड़ती है कि अब ये शादी नहीं होगी। लेकिन अब सुनील कहाँ चुप रहने वाला, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब सुनील को सारी असलियत जाननी है कि क्यों अनीता के बाप ने उसके बाप का खून किया था, उसके पीछे की वजह क्या थी। अब माँ सब कुछ बताती है। अब क्या हुआ माँ? क्या बात है माँ? नहीं बता सकती। चाहे किसी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल। कई बातें जिंदगी और मौत से भी बड़ी होती हैं। पर ऐसी क्या बात है माँ? मैं विनती करती हूँ सुनील, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये बात मुझसे मत पूछ। तुम्हें बताना पड़ेगी। मैं बता ना सकूंगी और तुम सुन ना सकोगे। मैं सुनूंगा माँ। क्या ऐसी लड़की से शादी करोगे जिसके बाप ने तेरे पिता को कत्ल किया? माँ, मेरे पिता को अनीता के बाप ने कत्ल कर दिया। आखिर इसकी वजह क्या है? मैं कुछ नहीं जानती, मैं सच कुछ नहीं जानती। तुम जानती हो माँ, मगर छुपा रही हो। तुम्हें बताना पड़ेगा। उन्हें शक था। शक? किस बात का शक? सुनील बेटा, तुम ना पूछते तो अच्छा था। अपने स्वर्गवासी पिता का नाम मिट्टी में ना रोलते तो अच्छा था। तेरे पिता उन्हीं के दफ्तर में काम करते थे। अनीता के बाप को यह शक था कि उनकी पत्नी तेरे पिता के साथ। माँ, नहीं माँ, क्या तू भी यही समझती है माँ कि मेरे पिताजी? मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। जानना पड़ेगा, इस मामले की तह तक जाना होगा। माँ, मुझे अनीता की माँ का पता दो। सुनील, तू अपने आप में नहीं है। सुनील, क्या कर रहे हो बेटा? अच्छा। सुनील, रुको बेटा, मत जाओ। अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर सुनील पागल हो जाता है और अपनी माँ से पता लेकर सीधा जाता है वो अनीता की माँ के पास। बड़ा जुल्म किया तुमने। जो राज मैंने बरसों अपने सीने में छुपाए रखा था, आज तुमने उगलवा लिया। मगर तुम हो कौन? मेरा नाम सुनील है और मैं हरिराम का बेटा हूँ। हरिराम का बेटा? जी हाँ, और अनीता का मंगेतर। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि उस औरत को देख सकूं जिसने ना सिर्फ मुझे, मेरे खानदान को, बल्कि अपने आप को और अपनी बेटी को तबाह और बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ बेटा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आप ही का कसूर है, जो शुरू से अपने आप से झूठ बोलती, अपने आप को छुपाती रही। इस बात का क्या सबूत है आपके पास कि जो कुछ आप इस वक्त कह रही हैं वो सच है? मेरे पास एक ही सबूत है बेटा, कि कोई सबूत नहीं। मैं मां थी ना, इसलिए घर से चली आई, ताकि मेरे झूठे दोष का साया भी मेरी जवान होती हुई बेटी पर न पड़े। अगर ये सच है तो
तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अपनी बेटी के पास लौट जाने से रोकती है? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी जब तक वो आप ही नहीं आएंगे और उन्हीं हाथों से जिनसे मुझे धक्का दिया था लेकर नहीं जाएंगे। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। तो क्या आपके पति जिंदा हैं? हाँ, वो काला पानी भुगत के थाना जेल में आए हैं। आजकल ही मेरे यहाँ होने वाले हैं। उसकी माँ से इतनी कड़वी बात करने के बाद सुनील सीधा आता है अनीता के पास, क्योंकि उसे लगता है इस सब साजिशों में अनीता भी शामिल है, लेकिन वो बेचारी तो अनजान है हर हकीकत से। सुनील! कहाँ है वो? वो कौन? जैसे जानती ही नहीं, तुम्हारा बाप। वो तो कब... मैं सब जान चुका हूँ। वो जिंदा है। जिंदा? नहीं सुनील। मैं आज ही तुम्हारी माँ से मिला था। उसे मानना पड़ा कि विश्वनाथ उसका पति और तुम्हारा बाप है, और उसने ये भी बताया कि उसे उम्र कैद हुई थी। मेरे पिता को कैद? क्यों? इसलिए कि उसने मेरे बाप का कत्ल किया था। आज जब उसे देखने जेल गया तो वो रिहा होकर जा चुका था। बताओ कहाँ है वो? मैं नहीं जानती सुनील, मैं कुछ नहीं जानती। तुम जानती हो लेकिन जानबूझकर छुपा रही हो। मैं तुम्हारी सौगंध खाती हूँ, वो ये नहीं आए। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और अपने बाप के खून का बदला लूंगा। अनीता क्या करे, खुश हो कि उसका बाप और माँ दोनों जिंदा है, यहाँ रोए अपनी किस्मत पे। सुनील यहाँ से निकल जाता है गुस्सा होकर, और अनीता सीधा जाती है अपनी माँ के पास। माँ, कहाँ हो तुम? कौन? तुम यहाँ फिर चली आई? अपनी ही बेटी से ऐसे मत बोलो माँ। सुनील ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सुनील ने? हाँ। वो अभी यहाँ आया था क्या? नहीं। अच्छा हुआ। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी नहीं आए? मैं समझी वो सीधे तुम्हारे पास आए होंगे जेल से रिहा होने पर। वो जेल से रिहा हो गए? कहाँ है वो? यहाँ तो नहीं है। कहाँ गए वो? निट्टू? माँ, एक बार मुझे फिर इसी नाम से पुकारो जिसे सुनने के लिए मैं तरस गई थी। निट्टू, मेरी बेटी। निट्टू, माँ, मेरे कलेजे से लग जा, बुझा दे उस आग को जिसमें मैं बरसों से जलती रही हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन क्या कुछ कह गई अपनी माँ से। तुमने तो कुछ भी नहीं कहा बेटी। तुम्हारे जाने के बाद जो मैंने अपने आप से कहा, मेरी निट्टू, मेरी अन्नो एक हाथ की दूरी पर थी मुझसे, मैं हाथ तक न बढ़ा सकी। मैं मजबूर थी। मैं जानती हूँ, बस और कुछ मत कहो। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मुझे मेरी माँ मिल गई। अन्नू, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ और तुम यहाँ कैसे? ये मेरा घर है और ये मेरी माँ है। तुम्हारी माँ? मेरी बहन? ये तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी माँ है। अन्नू, मेरी बहन। मीनू, पहली बार तुम मुझे मिली तो दिल ने 1000 गवाहियां दी, ये जानते हुए भी कि अजीत ने उसका नाम भी मत लो। आज उसने सुनील को मार डालने की कोशिश की। सुनील को मार डालने की कोशिश की? अजीत ऐसा आदमी नहीं है। नहीं, वो खूनी है। अगर आज मैं सुनील को नहीं बचाती तो वो उसे मार डालता। ये सब तुम क्या कह रही हो मीनू? मैं ठीक कह रही हूँ। ये वो है जिसने एक बहन को बहन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा, जिसने... छोड़ो इन बातों को। आज का दिन शुभ दिन है। आज तुम्हारे पिता जेल से रिहा हुए हैं। यहाँ माँ और दोनों बेटियां मिल जाती हैं और अजीत की जान जो है वो खतरे में आ जाती है, और पैसा भी। अब अजीत
अनीता के पिता को जेल से लेकर कहीं ले जा रहा होता है और रास्ते में उनका खून कर देता है। दरअसल दूसरी तरफ से एक औरत उसे खून करता हुआ देख लेती है, लेकिन पुलिस को और अनीता को यही लगता है कि सुनील ने उसके पिता को मार डाला क्योंकि सुनील धमकी देकर गया था। अब सुनील पुलिस से बचता बचाता भागता डोलता आता है ढंड के पास। काम खोल। आहिस्ता बोल, मैं हूँ सुनील। ओह सुनील, तू यहाँ क्या कर रहा है जालिम? तेरे पीछे तो पुलिस लगी हुई है। बड़ी मुश्किल से बच बचा कर आया। मुझे अपना तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन अनीता क्या सोचती होगी? मैंने गुस्से मुझसे कह दिया था मैं अपने बाप का बदला जरूर लूंगा। ले तो लिया है, और क्या चाहता है? ढंड? मैंने खून नहीं किया ढंड। झूठ बकता है। तेरी दोस्ती की सौगंध, मैंने खून नहीं किया। तेरी आवाज में तो सच्चाई है। सुनील, जिस डिब्बे में मैं था उसमें एक पारसी औरत थी, उसने बराबर की गाड़ी में ये खून होते हुए देखा है। पारसी औरत? कहाँ है वो? उसका एड्रेस पता करो या मुझे उससे मिलवा दो। ढंड, देखो मेरे घर में तस्वीर पड़ी है, वो तस्वीर ले जाकर उस औरत को दिखाओ। अगर उसने कहा कि कत्ल मैंने किया है, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये बात है। ढंड ढोरे ने भी आज तक जिंदगी में कोई काम का काम नहीं किया। आज मौका मिला है कि मैं तुम्हारी सब मेहरबानियां किराए वराए को चुकता कर दूं। देखो, मैं फोटो लेकर उस पारसी औरत के पास जाता हूं, मगर तू मुझे कहां मिलेगा? ढंड, जूहू बीच के आखिर में झोपड़े हैं ना, मैं वहीं तुमसे मिलता हूँ। अच्छी बात है, तू जा। अरे जा। अब ढंड काम पे लग जाता है। सुनील की फोटो दिखाता है उस पारसी औरत को, जिसे देखते ही वो पारसी औरत मना कर देती है कि इसने वो खून नहीं किया है। अब यहाँ से ढंड उसको लेके जाता है अजीत के घर, और जिसे देखते ही वो पारसी औरत चिल्ला पड़ती है, जिसकी वजह से अजीत को शक हो जाता है कि कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसने मुझे खून करते हुए देख लिया था। अब ये लोग पुलिस को इत्तला तो करते हैं, लेकिन रात को अजीत उस पारसी औरत को मारने के लिए उसके घर आता है। फॉर्चुनेटली कहिए या अनफॉर्चुनेटली, सुनील को ये प्लान पता होता है और वहाँ पुलिस को लेकर सुनील छुपा होता है। हालांकि दोनों में बहुत लड़ाई होती है और पुलिस अजीत को पकड़ लेती है और सुनील यहाँ बेकसूर साबित हो जाता है। माँ जी, अब जल्दी से शादी करके भाभी को हमारे घर भेज दीजिए। ताकि तेरी शादी भी जल्दी हो सके, है ना? दर्जनों के हिसाब से शादियां हो रही हैं। शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शर्म नहीं आती? जानते हो क्या उम्र है तुम्हारी? चाचा? सदके जाऊं, और जो जी में है कह लिया कर, मगर चाचा ना कहा कर। अच्छा बाबा, नहीं कहो। चाचा? फिर चाचा कह गई है। अगर आप लोगों को भी ये चाचा कहे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। किसी बूढ़े आदमी को जो खुद को बहुत जवान समझता हो, कोई खूबसूरत लड़की चाचा कह जाए तो कैसे अच्छा लग सकता है। ये है हमारे ओम प्रकाश। दोस्तों, ये थी फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त की सुपरहिट कहानी विद सुपरहिट म्यूजिक विद सुपरहिट एक्टर्स। तो चलिए, अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, ताकि अगले हफ्ते फिर से सुपरहिट जोड़ियों के साथ आपके सामने हाजिर हो सकूं। तो अगले फिल्म में भी जो हमारे कलाकार हैं, 3 कलाकारों को तो मैं आपको आज ही मिलवा दिया, और यही कलाकार आपको अगले हफ्ते भी मिलेंगे, जो हैं धर्मेंद्र, ओम प्रकाश जी, और साथ में मिलेंगी आपको मुमताज। तो अगले फिल्म की कहानी है लोफर। तो सुनते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, YouTube पे रुचिका से, ताकि आप मेरे शोज को सुन सके कहीं भी और एंजॉय कर सके। तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, पीतल में हर बुधवार शाम को 7 बजे। स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। बाय। भुला कर अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाला गया, के चेहरे पे रंगे मलाला गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया।
यार है हमसे दूर, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर। वो चल कर कयामत की चाला गया, वो चल कर कयामत की चाला गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया।
किया